चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सप्लीमेंट्री, हाँ सप्लीमेंट्री जो आया है ICSI का वो देख लेते हैं फॉर जून 2024। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला अपना सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स में चेंजेस नहीं है, कहीं कहीं उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हुए हैं। इंडेक्स आप देख लो, उसमें कौन कौन से चैप्टर में चेंजेस है वो स्पेसिफाई कर रखा है। 4 मेजर चैप्टर्स है, 5 है, 8, 9, 10, 11 और 14। ठीक है, तो एक बार ऑर्डर में देखते जाते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पेज नंबर 4 पे चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड एक अमेंडमेंट दे रखा है, और ये अपन जब पढ़ रहे थे ना तो नोट्स में एक्चुअली वो डिस्कस हो भी गया था, वो T+6 और T+3 वाला। तो पहले T+6 था और T+3 हो गया है, वो दो जगह कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा था, फिर अपन ने फाइनल किया कि भाई T+3 जो है वो अपडेटेड है, तो वही पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड एक पॉइंट है। तो सबसे पहला जो सर्कुलर दे रखा है उसमें क्या कंडीशन है, थोड़ा लैंग्वेज से समझ लेते हैं। उसमें बोला हुआ है, वाइट दिस सर्कुलर सेबी हैज मॉडिफाइड द aforesaid framework and prescribed that the offer for sale of units of REIT and InvITs by sponsors or sponsor group entities and other unit holders are permitted only in units of listed REITs and listed InvITs। ठीक है, तो सिर्फ listed entities या जो listed units है वही आप सेल ऑफ कर सकते हो, ऐसी कंडीशन यहाँ पे लगाई। However, in case of OFS for listed InvITs, the trading lot shall be same as the trading lot prescribed for such InvITs in the secondary market। तो ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे बोली, इससे ऊपर कोई टेक्निकलिटी इसमें नहीं। नेक्स्ट देख लो सेकंड, इसके बाद जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में कुछ नई डेफिनेशंस ऐड ऑन की है और वो काम आएंगी। तो पहले डेफिनेशन में क्या बोला है वो समझ लेते हैं। एक ग्रुप एंटिटीज ऑफ मैनेजर करके बोला हुआ है। आप लोग इसकी नोट्स लाए हुए CF की? अगर है तो साथ साथ में थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, किसी एक के पास भी एक बेंच पे तो देख लो। मैं पार्ट 1 लाई हूँ, तुमको कौन सी चाहिए? अभी तो पार्ट 1 ही चाहिए होगी, 9 और 10 वाला चैप्टर। ज्यादा पढ़ लिया क्या? चलो ध्यान दो, पेज नंबर 141 पे डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है रिलेटेड टू स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर ग्रुप। तो स्पॉन्सर कौन होते हैं वो अपन देख चुके हैं, आपको अगर वो रिवाइज करना है तो उसका चार्ट दे रखा था पेज 137 पे, वहाँ से एक बार एंटिटीज के नाम रिवाइज कर सकते हो कौन क्या कर रहा है इसमें। तो एक तो स्पॉन्सर की बात हो रही थी, स्पॉन्सर वो था जो यूनिट्स का ओनर है कहीं ना कहीं जिसका इन्वेस्टमेंट है, और एक मैनेजर है जो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो REIT को मैनेज कर रहा है। तो ये सब नाम हमने देखे थे। अब इसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे चेंजेस है, जो नई डेफिनेशन ऐड की है उसमें ग्रुप एंटिटीज ऑफ मैनेजर करके बोला है। एंटिटीज और पर्सन विच आर कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर, एंटिटीज और पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजर, एंटिटीज और पर्सन विच आर कंट्रोल्ड बाय एंटिटीज और पर्सन स्पेसिफाइड इन सब क्लॉज 2। इसके बाद एक और डेफिनेशन ऐड हुई है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर। ऐसा कोई कंसेप्ट अपने यहाँ पे नोट्स में था नहीं, वहाँ पे खाली स्पॉन्सर और स्पॉन्सर ग्रुप की बात हो रही थी। उसके बाद एक और डेफिनेशन आ गई, सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो पर्सन होगा ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होल्ड कर रहा है, ये मैनेजर भी है और स्पॉन्सर भी है, पैसा भी लगा रहा है और REIT मैनेज भी कर रहा है। ऐसा कोई कंसेप्ट अभी अपने पास कंटेंट में नहीं था, तो ये अमेंडमेंट या एडिशन हो गया, तो उस हिसाब से आप इसको टिक करके रखना, एग्जाम में यूज हो सकता है वैसा पॉइंट, सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर। ठीक है, अब आगे देख लो और क्या कंटेंट है इसमें। मिनिमम यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट, ध्यान देना इस पर। द रिवाइज्ड रेगुलेशंस मैंडेट दैट द स्पॉन्सर एंड द स्पॉन्सर ग्रुप कलेक्टिवली होल्ड नॉट लेस देन, मिनिमम कितने यूनिट्स स्पॉन्सर्स के पास होने चाहिए एग्रीगेट में, वो लिमिट्स में चेंजेस है। देख लो क्या बोला, 15% of the units of REIT for 3 years from the date of listing of the units in the initial offer. If this holding exceeds from 15% by any sponsor or group, it shall be held for a period of not less than 1 year from the date of listing। तो 15% तक का जो होल्डिंग है उसके लिए लॉक इन 3 साल हो गया, लेकिन 15% से भी ज्यादा अगर होल्डिंग है उनके पास, तो जो ऊपर का होल्डिंग है एक्सेस, उसमें सिर्फ 1 साल का ही लॉक इन रहेगा, उसके बाद आप उसको सेल ऑफ कर सकते हो, वैसी बात हो गई। ठीक है, फिर बोला 3 साल की बात तो कर ली यहाँ पे। अब 4th ईयर के बिगिनिंग से लेके 5th ईयर के एंड तक, मतलब अगले 2 साल एटलीस्ट 5% होल्डिंग रहना चाहिए। तो जो 15% होल्डिंग था वो रिड्यूस होकर 5 तक जाएगा तो चलेगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए।
इसके बाद 6 to 10th ईयर उसमें 3% होल्डिंग, 11 to 20th ईयर में 2% होल्डिंग, और उसके बाद 1%। तो ये पूरा डेटा ही नया हो गया। अब अमेंडमेंट्स का देखो यूज जो है पेपर में वो लोग करते हैं ये डॉक्यूमेंट का, तो उसमें से ऐसे सब आंसर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान देना अपने, इसलिए उसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे देख लो प्रोविजो में क्या बोला है। हाँ वो तो चलो प्रॉब्लम अलग है बट ये इसमें से कुछ आ जाता है, तो 15-20 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो हर चीज किस चीज की लिमिट से क्या है ये? होल्डिंग करने का। तो अपने में ऐसा कुछ है ही नहीं। सोया करो रात को, तुम लोग क्या करते हो, पूरा समझाने तो का क्या रेट्स है में जो 80% 20% लिमिट है वो अलग लिमिट है। वो अब तुम्हारा नंबर, ये स्पॉन्सर जो पर्टिकुलर होल्ड करके बैठा तो है, ऐसे कोई लिमिट जब तक अपने बुक में 80% 20% में क्या बोला था वहाँ पे, बोला था कि वो कंप्लीट में करना है और अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो उसका इससे क्या कनेक्शन? नहीं यूनिट नहीं, होल्डिंग की बात है, यूनिट होल्डिंग। तो स्पॉन्सर को लेके कोई लिमिट दी नहीं अपने बुक में अभी तक। कहाँ है? ये ऐसा पूछ रही है। अब जो हाँ, भी है ये ये अपडेटेड उसके लिमिट, अगेंस्ट उसके रिवाइज, क्योंकि ये रिवाइज लिखा है तो हाँ, मुझे लगा revise। पहले से अगर दे रखी पहले से है कोई तो लिमिट दे रखी हुई चैप्टर में देखनी पड़ेगी। हाँ, तो वही पूरा पूछ याद रही मैं, पहले से उसकी लिमिट दे रखी है। तुम लोग याद करके बताओ। पुरानी कोई लिमिट होगी तो ये रिवाइज हो चुकी है, वो तो इतनी पॉइंट है। अभी रिवाइज लिखा है तो फिर पुरानी कौन सी थी? अब तुम लोग बताओ ना, तुम पढ़ के आए हो ना, जब बुक ही नहीं खोली मैं तुम लोग बात करो। भूल ही ना आते, मैंने बुक नहीं खोली, उसने पहले ही बोला मैंने बुक नहीं खोली। मतलब स्पॉन्सर को क्या बोलते हैं, इशू करने के बाद भी 5% तो होल्ड करना ही है ना। हाँ कंबाइंड नहीं है। हाँ वो कंबाइन फिर हाँ, बाद बाद में देख- देखो कोई नहीं, बात सुनो, अमेंडमेंट तो मैंने बता दिया, सीएफ की बुक कभी तो खोलोगे, अगर खोलोगे तो उसमें लिमिट मिलेगी, तो रिलेट कर लेना कि ये पुरानी वाली है, नहीं वाली है वैसा। हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ। मतलब ये वही है सेम है, हाँ, बस बस खाली ये नीचे 5, 3, की 2, 1 चेंज हो गई है। वो 15 वाली तो सर वही है, बट वो 5, 3, 2, 1 हाँ लिखवा दो, क्या है पेज नंबर? 142 स्पॉन्सर। हाँ लिख लो। 142 बताने का होता है कुछ। ठीक है, होशियारी तो वो मारे लिख थे। लेना वहाँ पे पेज 142। हाँ, चलो अब प्रोविजो देखते हैं ऐसा आगे। बस अब टॉपिक पे आ जाओ। However, the maximum value of the units to be held by sponsor and group for compliance shall not exceed 500 crore rupees। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ होल्डिंग है कंप्लायंस पूरा करने के लिए, इससे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखने की जरूरत नहीं है। नहीं ये तो असेट से बाय रूट है। चलो हो गया ना, हाँ, इस पे हो, हाँ, बस। The units required to be held as mentioned above shall be locked in and shall not be encumbered। मतलब आप उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते, उसको कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या कंडीशन है? आफ्टर रेगुलेशन नंबर 22 सब रेगुलेशन 8 सब रेगुलेशन 9 हैज बीन एडेड स्पेसिफाइंग द कंडीशंस फॉर एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स proposing to disassociate as sponsors by seeking to convert the manager to self sponsored manager। अब क्योंकि मैनेजर को अपने सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही अब स्पॉन्सर भी है और मैनेजर भी है। तो इसका मतलब ये कि एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर्स अपने आप को REIT से डिसएसोसिएट कर रहे हैं और उसको वो स्टेक पास ऑन कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट में मेरा होल्डिंग जो है वो मैनेजर को दे रहा हूँ ताकि वो सेल्फ स्पॉन्सर्ड मैनेजर वाली कैटेगरी में आ सके। अब ये करना तभी अलाउड होगा जब ये नीचे सब रेगुलेशन 9 में जो कंडीशंस दे रखी है वो सारी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। मोस्टली जो कंडीशंस है उसमें यही है कि REIT का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है वो 5 साल का होना चाहिए। मोस्टली आपको 5 years वाली कंडीशन बहुत सारी मिलेंगी, बाकी 1 to 1 रीड करके देख लेते हैं। फर्स्ट बोला है REIT हैज बीन लिस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 years। REIT has undertaken not less than 12 distributions on a continuous basis and has complied with the distribution norms as per the given regulation in preceding 5 years। Distribution मतलब जो dividend part है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी थी। हाँ वो वाली वो बात होगी। REIT is rated AAA by registered credit rating agency for a continuous period of 5 years। मैंने आपको बोला है कि सब में ना 5 years, उसमें मत ढूंढो, पहले ये देख लो, नहीं तो कंफ्यूज ही होते रहोगे, सारा टैली नहीं होगा। तो यहाँ पे AAA रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बोली हुई है और पिछले 5 साल का कंटिन्यूस ट्रैक रिकॉर्ड इसमें देखा जा रहा है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रीसीडिंग 5 years the REIT has not breached at any time the maximum leverage thresholds which are specified in these regulations। तो हर कंडीशन में आपको वही दिख रहा है, पिछले 5 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख रहे हैं। अब बाकी की थियरी कंडीशंस है, अगर कंप्लीट करनी है तो साथ साथ में आप कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया तो उससे कवर हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब ये शॉर्ट नोट बन सकती है, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, हाँ तो उसको टिक कर लो, एक शॉर्ट नोट बन सकती है उसमें से। हाँ आ ही सकता है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एक स्टीवर्डशिप कोड करके बोला हुआ है,
स्टीवर्डशिप का मतलब पता है क्या? ट्रस्टी। ट्रस्टी टाइप हो हाँ, सुपरवाइज करना या एज अ ट्रस्टी काम करना, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली हुई है। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। इसमें बेसिक आइडिया इस टॉपिक में ये है कि जो भी है REIT में एटलीस्ट 10% यूनिट्स होल्ड कर रहे हैं, टोटल यूनिट्स का एटलीस्ट 10%, ठीक है? तो उनके ऊपर ना स्टीवर्डशिप कोड जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब आप क्योंकि इतना सारा होल्डिंग आपका एक REIT में है 10% से ज़्यादा, तो एज अ यूनिट होल्डर आपकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है कि एज अ सुपरवाइजर, एज अ ट्रस्टी, या बोलते हैं एज अ गुड फेथ में आप एक्ट करो फॉर द बेनिफिट ऑफ द REIT। तो आप सिर्फ यूनिट होल्डर नहीं हो कि मैंने तो पैसा लगाया, बाकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहीं आपका रोल एक सुपरवाइजर या ट्रस्टी जैसा भी रहेगा, और उसके लिए जो स्टीवर्डशिप कोड है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसमें आपको क्या क्या करना है वो इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। तो बेसिक पॉइंट्स है, जैसे अपने कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए देखते हैं या ट्रस्टी या मैनेजमेंट के लिए देखते हैं कि हर चीज़ बोनाफाइड करनी है, गुड फेथ में करनी है, पॉलिसीज बनानी है, ध्यान रखना है कि ट्रस्ट बराबर चले, वही टाइप के पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। देख लो, given schedule on the stewardship code has been inserted which states that the following principles of the code shall be complied with by any unit holder holding not less than 10% of the total units of the REIT। अब उसमें इनको करना क्या है, मेन वर्ड्स आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। दे मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ REIT, formulate a comprehensive policy on discharge of their responsibilities, review and update the policies periodically, policies to manage the issues of conflict of interest। DD वगैरह। हाँ, गवर्नेंस वाला ही वैसा ही आंसर है क्योंकि वही गवर्नेंस की बात हो रही है। पॉलिसी टू मैनेज, अच्छा हो गया। पीरियोडिकली मॉनिटर द REIT एंड इट्स इन्वेस्टी एंटिटीज, पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन द REIT, पॉलिसी ऑन वोटिंग, ठीक है? जनरल गवर्नेंस वाले पॉइंट्स है, टेक्निकल पॉइंट्स नहीं। अब क्योंकि इतना कंटेंट है वो आंसर जैसा बन सकता है, तो उतना तो कंटेंट है अवेलेबल कि क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट आप देख लो, इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अब ये नोटिफिकेशन जो है ये इनविट से रिलेटेड है, लेकिन सेम फॉर्मेट है जो अपन ने अभी REIT में पढ़ा। एग्जैक्टली वही, जैसे REIT इनविट्स में रिपीट आंसर्स आते हैं, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है। सेम फॉर्मेट सेम है, खाली वो नाम थोड़ा चेंज होंगे, REIT के बदले इनविट्स आएगा, बाकी सिमिलर है। मिनिमम यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट वाला जो कंटेंट है उसमें भी वही 15% की बात हो रही है। AAA रेटिंग वाले पॉइंट्स बोले, ये फिर आपको खुद से पढ़ने हो तो आप रिलेट कर सकते हो। डायरेक्टर नॉमिनेशन और एग्जीक्यूशन, हाँ, वही टॉपिक पे आ रहा हूँ, वो देख लेते हैं। Unit holders possessing a minimum of 10% of outstanding units now have the authority to nominate a director on the board of the investment manager subject to the given conditions। तो ये अभी जैसे पीछे स्टीवर्डशिप कोड था तो वहाँ पे तो यूनिट होल्डर खुद ही वो स्टीवर्ड वाला रोल कर रहा है। यहाँ पे बोल दिया कि आप सब यूनिट होल्डर्स जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर के बोर्ड में अपना एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, जो आपके बिहाफ पे वो आपके राइट्स का ध्यान रखेगा और आपके बिहाफ पे आपकी ड्यूटीज भी फुलफिल कर सकता है। वही पॉइंट नीचे वापस आ गया, देख लो, शेड्यूल नंबर 8 ऑन द स्टीवर्डशिप कोड, सिमिलर स्टोरी होगी, तो वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, इसके बाद अगला सर्कुलर जो है, बोर्ड नॉमिनेशन राइट्स टू यूनिट होल्डर्स ऑफ REITs एंड इनविट्स। अगेन ये पूरा पैराग्राफ की स्टोरी वही है, नॉमिनी डायरेक्टर, आप साइड पे लिख के रख लेना कि नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करवाने का पावर जो है वो एज अ यूनिट होल्डर आपको यहाँ पे मिल रहा है, इन केस ऑफ REIT ऑल्सो एंड इन केस ऑफ इनविट्स ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला जो नोटिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू डिविडेंड्स या रिटर्न्स जो आपको इस REIT से या इनविट से मिल रहे हैं। शॉर्ट स्टोरी ये है कि जैसे अपने कंपनी लॉ में डिविडेंड में पढ़ रहे थे कि अनक्लेम्ड और अनपेड डिविडेंड होता है, तो एक पॉइंट के बाद वो IEPF में चला जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे बोली है कि REIT और इनविट्स में वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिटर्न्स का, अगर उसमें कोई अनक्लेम्ड या अनपेड अमाउंट है तो एक पॉइंट के बाद वो IEPF फंड में चला जाएगा, सेम वे में जैसे कंपनी लॉ में होता है। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है। तो पेज नंबर 10 पे आप सेकंड पैराग्राफ देखोगे ना, रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 6 क्लॉज E, उसमें ये बात क्लैरिफाई की है, मेन वर्ड्स हाईलाइट करके रख सकते हैं। एनी अमाउंट विच इज अनपेड अनक्लेम्ड out of the distributions which are declared by InvITs or REITs shall be transferred to the IEPF fund। और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसके लास्ट पार्ट में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये पैसा अगर आपको वापस रिक्लेम करना हो, जैसे अपन कंपनी लॉ में भी पढ़ते थे कि IEPF का जो पैसा है वो अगर उस फंड में जा चुका है तो वापस वो इन्वेस्टर फिर से भी रिक्लेम कर सकता है अगर उसको कुछ साल के बाद पता चले, तो वो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी। हाँ, वो इसमें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में तो अभी ईयर मेंशन नहीं किया है,
तो मे बी बाकी के जो रेगुलेशन है वो डिटेल में 7 पढ़े तो उसमें ड्यूरेशन हो सकती है। कंपनी लॉ में तो 7 ईयर्स है, बट यहाँ पे 7 years। उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब देखना हो तो फिर रेगुलेशन में अपने को बाकी पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये IEPF वाला रिलेटेड कंटेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो सर्कुलर है। रिवीजन में मैंने हाँ, अब ध्यान रखना, देखो इसमें क्या बोला है। सेबी वाइड द गिवन सर्कुलर हैज प्रोवाइडेड फॉर रिवीजन इन मैनर ऑफ अचीविंग मिनिमम पब्लिक यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट बाय इनविट्स। होता है पब्लिक होल्डिंग कितना होना चाहिए, बाकी वो स्पॉन्सर्स प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना होना चाहिए। तो कहीं अगर ऐसा हो कि पब्लिक होल्डिंग कम हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत स्टेक स्पॉन्सर्स को सेल आउट करके पब्लिक होल्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा ना, उसके ऑलरेडी बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी इसके 9 मेथड्स हैं। देयर आर ऑलरेडी 9 डिफरेंट मेथड्स टू अचीव मिनिमम पब्लिक यूनिट होल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर इनविट्स which were prescribed in the master circular. In addition to the available methods, the following shall be an additional method for privately placed InvITs in order to achieve minimum public unit holding requirement. तो 9 मेथड्स तो थे, कम पड़ रहे थे, इनको एक और बना दिए, 10 पूरे कर दिए। हाँ, अब इसको कैसे करना है वो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इशुएंस ऑफ यूनिट्स थ्रू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, सेल ऑफ यूनिट्स बाय स्पॉन्सर्स, investment manager, project manager and their associates in open market. Sponsors, managers and their associates can sell up to a maximum of 5% of the paid up unit capital of the InvIT during a financial year. ये सब प्रोसीजर बता दिया कि ऐसा सब करके आप पब्लिक होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। इसमें वो ग्रीन शो ऑप्शन भी लग सकता है अगर वो प्रमोटर से लेके वो लोग मार्केट में। अभी इसमें यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो मैं मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, जो है उसको नोटिफिकेशन, क्योंकि इधर का उधर सब मिलाते जाओगे ना कोई लॉजिक नहीं निकलेगा। अभी इतना है तो उसको उतना ही रखो, लेकिन बाकी सब 9 मेथड्स अपनी जगह, ये वाला अपनी जगह। तो एक मेथड की बात हो रही, तो ग्रीन शू वाले पे अपने नहीं जा रहे। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है चैप्टर नंबर 11 से, दैट इज प्राइवेट फंडिंग। अब ये AIF वाले टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। 2 चीज़ें ऐड हुई है, जो अपन ने AIF में देखा था कैटेगरी 1, 2, 3, तो और भी कुछ कैटेगरीज इन्होंने ऐड ऑन की वैसा। हाँ, तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो देख लो, एडिशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ AIF कॉल्ड द स्पेसिफाइड AIF, ये नाम है इसका। अब इसको कैटेगरी 4 नहीं बोला है, इसको स्पेसिफाइड AIF बोला है। तो कैटेगरी 1, 2, 3 अपनी जगह है जो आपने पढ़ी है, तो वो सही है। स्पेसिफाइड AIF अलग से ऐड हुआ। अब इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में ये वाला पॉइंट तो नहीं समझाया, सिर्फ इतना ही बोला है, इट प्रोवाइड्स फर्दर डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट विद इन द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस व्हिच इज सेट अप बाय सेबी। तो हाँ, तो एक पॉइंट में शॉर्ट में समझा के छोड़ दिया, डेप्थ में नहीं गए। इसके बाद दूसरा वाला जो फंड है उसमें थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या एग्जैक्टली हो रहा है। कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये भी एक और फंड जो है वो एड ऑन हो गया। अब ध्यान दो, समझ लो क्या बोला है। ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है ना, एक तरीके का बैकअप फंड है। ये फंड स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ पैसा सेट असाइड किया, और जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी कुछ पैसा इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके एक फंड क्रिएट कर लिया। आइडिया ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट है कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज़ को लेके, बॉन्ड डिबेंचर ये सब को लेके, वो सेकेंडरी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए या उसको बैलेंस करते रहने के लिए पैसा हमने एक रिजर्व फंड की तरह बना के रखा है। कभी भी अगर ऐसा हो कि मार्केट में सिचुएशन खराब है, अब बहुत बार होता है पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, अपने देखते हैं स्टॉक मार्केट कभी डाउन चला जाता है, तो शेयर्स में भी होता है कि पैनिक सेलिंग हो जाती है। अब अगर ऐसा हो कि बॉन्ड मार्केट या डेट सिक्योरिटी मार्केट में ऐसा कोई टर्ब्यूलेंस आ जाए और उसको बैलेंस करना पड़े, तो उसके लिए ये फंड यूटिलाइज होगा। ऐसे टाइम पे जब मार्केट डाउन जा रहा है और लोग कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, तो उस वजह से कंपनीज के लिए फिर फंडिंग अरेंज करना और वो सब चीज़ें थोड़ा प्रेशर वाली बात आ जाती है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला पार्ट जो उस टाइम पे पैसा यूटिलाइज होगा टू परचेज द कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज एंड टू कीप द मार्केट स्टेबल। तो जहाँ मार्केट थोड़ा बहुत शेक होगा ना, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए फंड यूटिलाइज होगा। ये ऑब्जेक्टिव से बनाया गया। तो ये बेसिक स्टोरी इसकी है। अब बाकी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, तो मैं रिलेट करा देता हूँ। जितना एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में होना चाहिए था उतना है नहीं, थोड़ा आगे पीछे करके दे रखा है। मैं आपको ना इसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें से देख लो। मैं सर्च कर रहा था, वहाँ थोड़ा फंड के बारे में बेसिक डिटेल प्रॉपरली दे रखी है। बाकी का पता नहीं। हाँ हाँ आया था ना मॉनिटरिंग एजेंसी में भी देखो लिंक शेयर किया है, चेक कर लो।
क्या फंड का जो बेसिक होना चाहिए कि क्यों क्रिएट किया गया वो अपने इसमें पैम्फलेट में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक जो है लिंक में उन्होंने समझाया हुआ है। अब वो लिंक ओपन होगा ना, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, व्हाट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड करके एक आंसर मिलेगा। उसमें पॉइंट्स बोले हुए हैं कि ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है। आइडिया वही है जो कॉर्पोरेट डेट मार्केट है इंडिया में, उसकी नीड्स को एड्रेस करने के लिए ये क्लोज एंडेड फंड या क्लोज एंडेड स्कीम है, वैसे बोला हुआ है। ठीक है, अब बाकी इट सर्व्स एज अ बैकस्टॉप फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज। अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग है, क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं। अपने पैम्फलेट में आपको ये सेकंड पेज पे, पेज नंबर 12 पे लिखा हुआ मिलेगा इन्वेस्टमेंट कंडीशंस में। वहाँ पे देखो ए पॉइंट में ना मेंशन किया हुआ है कि सिक्योरिटी शैल बी लिस्टेड एंड हैव अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग या BBB- रेटिंग होता है, उससे ऊपर होगा तो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। तो आप लिख सकते हो वहाँ पे BBB- और ऑब्लिक करके एक और रेटिंग का कोड लिख लेना, BBB- और दूसरा है BAA3। वो अलग अलग एजेंसीज की कोडिंग सिस्टम अलग होती है, इससे ऊपर इससे बेटर होना चाहिए। इससे बेटर रेटिंग होगा ना तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को या सिक्योरिटीज को अपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बोलते हैं। इससे लोअर होगा तो फिर वो नहीं चलेगा वैसा। तो क्रेडिट रेटिंग तो ऑब्वियसली डेट सिक्योरिटीज में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज फिर वहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो उसी से असेस होता है वैसा। अब बाकी अपने ये आर्टिकल में देख लो, बोला है नेक्स्ट कितना पैसा इस फंड में सेट असाइड किया गया था, 33,000 करोड़ रुपीज़। गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ रुपीज़ कुछ कंट्रीब्यूट किया और बाकी जो है म्यूचुअल फंड AMC से आया और ये फंड क्रिएट किया गया। दिस एम्स टू एनहांस द सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी by creating a permanent institutional framework that can be activated during the period of market stress. The fund acts as a safety net for investors during the times of market dislocation. ये डिसलोकेशन की बात यहाँ आपने पैम्फलेट में भी की हुई है, ये जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग पढ़ा ना उसके जस्ट ऊपर ही लिखा है स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्केट डिसलोकेशन the debt market fund shall purchase the corporate debt securities from specified debt oriented schemes of mutual fund which meet the following eligibility criteria. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फंड बनाया गया, ये बेसिक स्टोरी। अब पैम्फलेट में बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो स्टार्टिंग में इन्होंने जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन पेज 11 पे अपने को दिया है, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट, उसमें कुछ खास क्लैरिफाई नहीं किया, उसमें सिर्फ ना वो सेबी के रेगुलेशंस का रेफरेंस देके छोड़ दिया, तो वहाँ पे से चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो रही। फिर उसके बाद नीचे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बोला है वो आपको समझ में आ जाएगा, उसमें वो क्लोज एंडेड फंड वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो रहा है। प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन बोला है फंड का 15 साल का, तो वो एक टाइम स्लॉट भी आपको दे दिया, ये स्टोरी क्लैरिफाई की है। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें तो ये पेज नंबर 12 पे ही है, तो क्या साथ में आर्टिकल में से आप रिलेट कर लोगे ना तो कंसेप्ट समझ आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कंडीशंस में और कंडीशंस भी आप देख लो, एक तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग बोल दिया, फिर बोला है कि जो सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे परचेजिंग हो रहा है वो सिक्योरिटीज़ का जो रेजिडुअल मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अभी जब स्ट्रेस वाले टाइम पे हम ये सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं तो डेट सिक्योरिटीज़ की एक मेच्योरिटी डेट भी तो होती है, वो मेच्योरिटी डेट जो है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आ जानी चाहिए, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए, ये क्लैरिफाई किया। नेक्स्ट सिक्योरिटीज वेयर देयर इज नो मटेरियल पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट और एडवर्स क्रेडिट न्यूज और व्यूज, वो वही हो गया, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है ताकि ऐसी सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ जहाँ डिफॉल्ट के चांसेस कम, तो रिस्की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं करना है वैसा, वो इम्प्लाइड सी बात है कि रिस्की वाले में पैसा लगाएंगे भी नहीं। बाकी डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स में यही बोला है कि इस पर्टिकुलर फंड के जो भी यूनिट्स होंगे उसकी जो वैल्यूज होंगी ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर होंगी। जैसे स्टॉक मार्केट में या बॉन्ड मार्केट में अपन अगर परचेज करते हैं तो आप अपने ऐप के ऊपर उसकी वैल्यूएशन डेली देख सकते हो जो भी प्लस माइनस हो रही है, तो इसमें भी ट्रांसपेरेंटली उसको डिस्क्लोज किया जाएगा, ये क्लैरिफाई किया। बाकी कंप्लायंसेस की बात हो रही है, वो रीडिंग थियरी है, वो कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद इशुएंस ऑफ द यूनिट्स ऑफ AIFs इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, अब ये भी मैंडेट कर दिया है इन्होंने। अ न्यू क्लॉज इन रेगुलेशन 10 मैंडेटेड एवरी AIF टू इशू यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म ओनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बाई सेबी। तो वो फिजिकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स नहीं चलेंगे, डीमैट में होना मैंडेटरी है। और बोला है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट तक ये अचीव कर लेना है, अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो वो डेट्स आपको टेबल में दे रखी है, वो देख सकते हो। कॉर्पस कितना है उसके बेसिस पे एक बाइफर्केशन है, 500 करोड़ और मोर या फिर लेस देन 500 करोड़, और डेडलाइन दे रखी है, तो इस डेडलाइन तक आपको ये टारगेट अचीव कर लेना है वैसा, तो याद रखने वाली चीज़ होगी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्लियर किया कि ये रिक्वायरमेंट्स उन AIF स्कीम्स पे एप्लीकेबल नहीं है जिनका ओरिजिनल टेन्योर 30 अप्रैल 2024 या उससे पहले एंड हो चुका है।
तो उसके बाद जो AIF स्कीम्स एक्टिव रहेंगी उन्हीं पे अप्लाई होगा। मतलब वो तो स्कीम्स वैसे ही खत्म हो गई, अब नई वाली जो है जो चल रही है उनको डीमैट में कन्वर्ट करना नेसेसरी है। आइडिया वही है, ईज ऑफ मॉनिटरिंग, ईज ऑफ ट्रांसफर ट्रांसमिशन। डीमैट होगा तो ट्रांजेक्शन को मैनेज करना ईजी हो जाएगा, उस इंटेंशन से ये किया जा रहा है। बाकी पॉइंट्स भी थियरी वाले, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो, इंडिपेंडेंटली उसका वैल्यूएशन कराओ, तो वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद अगला सर्कुलर नंबर, इसमें कुछ टाइम लिमिट में चेंजेस किए। AIFs और VCFs की बात हो रही है, दे हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 6 months, एग्जिस्टिंग टाइम लिमिट है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू मेक द अलोकेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन ऑफशोर वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स। तो ये टाइम लिमिट को 6 months से रिड्यूस करके 4 months कर दिया, तो दैट इज एन अमेंडमेंट। बस तो टाइम लिमिट चेंज है, उसके ऊपर कुछ किया नहीं। नेक्स्ट देख लो, अगला जो सर्कुलर है उस सर्कुलर में भी कोई खास चेंज नहीं है। जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट को सेबी ने जो है इम्प्रोवाइज कर दिया। तो थियोरेटिकल बात बोली है यहाँ पे, AIFs को लेके जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट है उसमें चेंजेस है। क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती आ रही है, अभी भी वैसे ही हो रही है, लेकिन जो उसका फॉर्मेट था ऑनलाइन उसमें और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करके उसको ठीक कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ रिलेटेबल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास रिलेटेबल नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर 11 वाले चेंजेस कंप्लीट। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 14 है। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं देख लेता हूँ, अगर नोट्स की नीड नहीं है तो फिर चलेगा, हो जाएगा बुक के बिना, इसमें से देख जरूरत नहीं है। चलो ध्यान दो, पेज 15 पे जो पहला पॉइंट है, RFQ वाला टॉपिक आपको ध्यान होगा, रिक्वेस्ट फॉर कोट, वो EBP मैकेनिज्म और ये सब ऑनलाइन बॉन्ड वाला प्लेटफॉर्म वो टॉपिक पे था RFQ। तो RFQ में हमने देखा था कि जो ये सेकेंडरी मार्केट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का सेल परचेज होता है, तो वो पहले ना 1-to-1 ओवर द काउंटर हो रहा था, उस चीज़ को इन्होंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कर दिया। अब ऐसा हो गया कि जो सेलर्स और बायर्स हैं वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट वाला फॉर्मेट है। तो भाई जिसको सेल करना है अपने बॉन्ड्स या डेट सिक्योरिटीज, वो प्लेटफॉर्म पे आके कोट कर सकता है, जिसको बाई करना है सामने डील हो सकती है। ऑनलाइन आने से ये चीज़ें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो गई और क्विक हो गई, तो 1-to-1 मीटिंग्स करके कॉर्पोरेट एंटिटीज को डेट सिक्योरिटीज एक्सचेंज करने की नीड नहीं है, ये आइडिया था। तो RFQ प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे की। अब पॉइंट ये है कि जो सेबी के स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो इसके अंदर इंटरमीडियरी का रोल कर रहे हैं, उनको सेबी ने ये बोला कि यार तुम लोग RFQ प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ और हो सके उतनी डील्स वहीं से करो ताकि प्लेटफॉर्म प्रमोट हो सके। अब हमने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है और कोई प्लेटफॉर्म पे आएगा ही नहीं और फिर आप ट्रेडिशनल डील करते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो आपको स्विच करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टिंग मेथड से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये चीज़ अगर उनको एज अ गाइडलाइन बोलेंगे तो शायद ही कोई फॉलो करेगा, या रेजिस्टेंस होता है, सिस्टम चल रहा है चलने दो, अभी कौन स्विच करेगा ये वो। बट अगर कुछ मिनिमम मैंडेट लगा दे कि भाई इतना ट्रेड तो आपको RFQ से करना ही पड़ेगा, तो धीरे धीरे ना लोगों को हैबिट हो जाएगी और फिर वो चीज़ अपने आप स्विच हो जाएगी और वो जो टारगेट है वो कवर भी हो जाएगा। तो वैसा टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है, परसेंटेज में बता रखा है, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड बाई वैल्यू इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स in that month by placing or seeking quotes through 1-to-1 और 1-to-many mode on the RFQ प्लेटफॉर्म। ये सब बातें थियरी में अपनी लिखी हुई है। RFQ प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 मोड है, 1-to-many मोड है, आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो बोला है 1 जुलाई 2023 के बाद आपको इतना ट्रेडिंग एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म से करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहे हैं स्टॉक ब्रोकर्स हैव टू अंडरटेक 25% ऑफ देयर टोटल सेकेंडरी मार्केट ट्रेड्स बाय वैल्यू ऑन द RFQ प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो देखो धीरे धीरे उसको बाहर जो है रेज कर रहे हैं। पहले बोला भाई जुलाई 23 है, अब 10% तो कम से कम ट्रेड करो वहाँ से। फिर बोला 1 अप्रैल 24 से ये 10% का बढ़ा के सीधा 25% कर देंगे। तो वो ग्रेजुअली शिफ्ट करने के लिए आपको टाइम भी दे रहे हैं, वो बोला हुआ है। तो मेन ये परसेंटेज आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे, सर्कुलर में ये क्लियर कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, जो अपना कंसेप्ट था उससे रिलेटेड टॉपिक है। वहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक आप फिर जब घर जाके पहले नोट्स में से रिलेट कर लेना, अभी इसमें लिखा हुआ ही है। तो वहाँ पे ना ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म वाले में प्रॉब्लम ये आ रहा था कि सेबी ने बहुत लिमिटेड टाइप की सिक्योरिटीज अलाउ की थी कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो लोग इस पर ट्रेड कर रहे थे उन्होंने बाकी की सिक्योरिटीज भी ट्रेड करनी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी थी। ये प्रॉब्लम आ रहा था और ये चीज़ अपने नोट्स में है। मैं पेज नंबर आपको मैंने लिखवा देता हूँ, उसको नोट कर लेना, पता चल जाएगा। क्योंकि आप ये वाला पॉइंट टैली करना पड़ेगा, बाकी नीड नहीं, वो भी अभी नहीं करोगे चलेगा।
पेज नंबर होगा तो घर जाकर भी देख सकते हैं। ये वाले पेज पे ऑनलाइन बॉन्ड तो चुप हो जा तुम। पेज नंबर 34 सर पेज नंबर 34 टॉपिक। हाँ टॉपिक तो वहीं पे है, मैं वो वाला आंसर मैंने ढूंढा हुआ था। लॉग कोड आरआर के साथ चेन्नई और आरआर राजस्थान। मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पे है। मैं देख के तो रखा था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। बोल बोल के बिगाड़ रहे हो, सारा एडिट करवाओगे बाद में, ठीक है कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं। अभी एक बार टॉपिक तो समझ लो। हाँ चलो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बेसिक बताया कि कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज अलाउ की थी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेड हो सकती है, लेकिन जो ट्रेडर्स थे ना उन्होंने बाकी टाइप की सिक्योरिटीज भी ऑफर करना शुरू कर दिया था, एंड दैट वाज काइंड ऑफ इलीगल। लेकिन वो हो रहा था, सेबी ने वॉर्न भी किया कि भाई आप ये नहीं कर सकते। जैसे वो अपन ने डिजिटल गोल्ड और वो सब पॉइंट्स पे बात की थी कि डिजिटल गोल्ड और ये सारी चीज़ें विदाउट परमिशन ये सारे एंटिटीज़ ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अब सेबी ने क्या सोचा कि बोले यार ये मानने वाले हैं नहीं, इनको ना बोला फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, बेटर है हम अमेंडमेंट करके थोड़ा सा इसको लीनियंट कर देते हैं। तो जितनी सिक्योरिटीज अलाउ की थी अब उससे ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये बेसिक इसका आउटलाइन है। अब अपने लैंग्वेज से टैली कर सकते हैं कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ पहले अलाउड थी, अब कौन सी अलाउड है। देख लो पेज 15 पे जो नीचे टॉपिक है ना, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है। देखो उसमें बोला एन एंटिटी एक्टिंग एज एन ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर ऑन और प्रायर टू दिस सर्कुलर कमिंग इनटू फोर्स shall cease to offer products or services or securities in its platform other than the following। मतलब पहले सिर्फ यही वाली अलाउड थी, लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज आप ऑफर कर सकते थे इस सर्कुलर के आने से पहले, और दूसरा डेट सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी लिस्टेड थ्रू पब्लिक ऑफरिंग। बस ये दो टाइप की सिक्योरिटीज जो है पहले अलाउ की गई थी, बाकी कोई चीज़ आप ऑफर नहीं कर सकते थे। ये स्टोरी आगे, सच प्लेटफॉर्म शैल डाइवेस्ट इटसेल्फ ऑफ ऑफरिंग्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और सिक्योरिटीज। तो तब सेबी ने बोला था कि देखो अगर इसके अलावा और कोई भी टाइप की सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे तो आपको अपने आप को उससे अलग करना पड़ेगा, आप ये ऑफर नहीं कर सकते। ये पुरानी बात है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, while a few online bond platform providers have commenced operations, the following are observed which are not as per the mandate provided in the NCS regulations and the OBP circular. Certain online bond platform providers continue to offer products other than listed debt securities and debt securities proposed to be listed through public offering on their online platform. Certain platform providers are offering unlisted bonds, other products on a separate platform or website and have not divested of such offerings in terms of the given clause. And certain platform providers have a link on the online bond platform website to another platform website for transacting in unlisted bonds and other products.
तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, फिर वो लिंक दे के डाइवर्ट करके मतलब इलीगली बाकी की सिक्योरिटीज भी बेच रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है। Taking into account the representation from the platform providers, SEBI has revised the provisions in the given clause of the circular to permit them to offer certain other securities on their platform as under। अब क्या क्या अलाउ कर दिया वो आपके सामने, ठीक है, ये चेंजेस हो गए। लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज, लिस्टेड म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटाइज्ड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, debt security, municipal debt securities and instruments proposed to be listed through a public offering, government securities, state development loan and treasury bills, listed sovereign gold bonds, ये सब भी अब बेचा जा सकता है। पहले ये सब चीज़ें बेची जा रही थी बट विदाउट परमिशन, लेकिन अब परमिशन दे दी है तो अब ये सब आप बेचो तो प्रॉब्लम नहीं है। या इन शॉर्ट ऐसा हो गया कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर पीछे नहीं हटे, सेबी पीछे हट गई कि चलो हम अलाउ कर देते हैं, ठीक है, ट्रेड हो ही रहा है तो फिर परमिशन दे देते हैं, तो उस चीज़ को फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसा। तो ये आपको कंपैरिजन ध्यान रखना है कि पहले क्या अलाउड था और अब क्या अलाउ कर दिया, बस उतना चेंज है। चलो नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है नोटिफिकेशन, उसमें भी कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है, उसमें वो केएमपी और सीनियर मैनेजमेंट कौन होता है उसके बारे में बात की, और उसके नीचे जो पैराग्राफ दे रखा है उसमें कंप्लायंसेस को थोड़ा सिंपल बनाने का एक प्रोविजन आपको बताया हुआ है, तो अपने डायरेक्टली उस पर फोकस कर सकते हैं। मैं देख लेता हूँ थियरी कहाँ से रिलेट करनी है। देखो वो जो केएमपी और सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन है उसके नीचे जो कंटेंट है वहाँ से आप देख सकते हो। द अमेंडमेंट इंट्रोड्यूसेस द गिवन चैप्टर विच फोकसेस ऑन द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस in order to avoid the repetitive nature of disclosure and to reduce the number of redundant placement memorandum which are filed on for the listed NCAs by entities for multiple issuances in the same year, SEBI has introduced the concept of general information document and key information document। ये क्या हो रहा है ना, एक ही टाइप की सिक्योरिटीज आप साल में बार बार इशू करते हो तो रिपीटेटिवली आपको सेम कंप्लायंस बार बार करना पड़ता है, तो बोला इससे बेटर है कि हम इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं कि आप वन टाइम कंप्लायंस करो एंड देन उसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर तक रहेगी। ये वैसे ही जैसे अपन वो प्रोस्पेक्टस वाले टॉपिक में देखते थे, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल तक वैलिड होता है, तो उसी प्रोस्पेक्टस के बेस पे आप बार बार जो है सिक्योरिटीज ऑफर कर सकते हो। दिस इज सिमिलर काइंड ऑफ कंप्लायंस, या उसको ईजिंग कर दिया। तो जनरल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो बोला है वो आपको वन टाइम फाइल करना है जिसके अंदर सारी कॉमन डिटेल्स आ जाएंगी, एंड एवरी टाइम जब भी आप नई सिक्योरिटी सेम टाइप की फिर से ऑफर करो आपको सिर्फ है ना डिफरेंशियल डिटेल्स ही देनी पड़ेगी, सारी डिटेल वापस नहीं देनी। वो डिफरेंशियल डिटेल्स जो है वो की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के थ्रू आप फाइल कर सकते हो, तो फर्क पड़ जाता है ना, पूरा डेटा सेम टू सेम वापस बनाओ या सिर्फ चेंजेस अपडेट करके इन्फॉर्म करो, तो जितने चेंजेस है उतने इन्फॉर्म करने में आपका टाइम बचेगा। कंप्लायंस को सिंपल बनाने के लिए किया। द इशूअर्स प्रपोजिंग टू लिस्ट द एनसीएस ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू फाइल जनरल डॉक्यूमेंट with the stock exchange containing the specific disclosures given regulations, the document would be valid for a period of 1 year। ये सेम हो गया जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस में था, तो आपको याद हो जाएगा। From the date of opening of the first offer of non-convertible securities, if the issuer wants to issue securities for a second or subsequent time during the validity of this general document, it would only be required to file a key information document for each such second or subsequent offer of non-convertible securities with the stock exchange instead of filing the general document। तो वही हो गया, सिर्फ चेंजेस अपडेट करने। अब ये की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में एग्जैक्टली क्या चीज़ें होती है वो डिटेल्स उन लोगों ने नीचे एनलिस्ट की हुई है, तो वो फिर थियरी कंटेंट के लिए आपको पढ़ के याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, चलो बातें नहीं, अगला सर्कुलर देख लो। अगला सर्कुलर जो है वो एकदम अगेन सिंपल और नॉन टेक्निकल है, हेडिंग में से भी अपने रिलेट कर सकते हैं। न्यू फॉर्मेट ऑफ द एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एब्रिज प्रोस्पेक्टस क्या होता है आपके ध्यान में हो अगर, अटैच्ड टू समथिंग, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके साथ भी एक समरी टाइप ऑफ अटैच किया होता है, वही है। तो बोला उसका जो फॉर्मेट है ना उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया, तो इसके रिगार्डिंग खाली क्लैरिफिकेशन है, तो इसके अंदर की टेक्निकल डिटेल्स कुछ है नहीं, आप सिर्फ एक बार रीड कर सकते हो, रीडिंग वाला पार्ट है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट भी कुछ वैसे ही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, रिवीजन इन द फ्रेमवर्क फॉर फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज बाय लार्ज कॉर्पोरेट्स। ये नया टर्म है यहाँ पे, लार्ज कॉर्पोरेट्स, इसको अंडरलाइन कर लो कि एग्जैक्टली है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। अब लार्ज कॉर्पोरेट एंटिटीज को आइडेंटिफाई कैसे करें वो नीचे बोला हुआ है, उसका कुछ क्राइटेरिया दे रखा है, वही अगेन कंडीशंस, रेजिंग डेट सिक्योरिटीज,
minimum of 25% of their qualified borrowings through issuance of the debt securities in subsequent financial year. ये numbers आप याद रख सको तो ठीक है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बस बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। लास्ट पॉइंट है, इसके साथ आपका ये पूरा अमेंडमेंट वाला पार्ट जो है कंप्लीट।